हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ एक बात को लेकर। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो और नहीं वीडियो को लाइक कर रहे हो। अगर पसंद नहीं आ रही वीडियो तो कमेंट में बताइए कि हमको और इसमें क्या मेहनत करना है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन खोज खोज के ला रहे हैं। देखिए ये आज फिर मैंने 10 क्वेश्चन खोज के लाया है आपके लिए कि यार चुन चुन के क्वेश्चन लाते हैं और इस पर अधिकतर मेहनत करते हैं। इसमें से सप्लीमेंट निकालते हैं कि बच्चों को कहाँ से क्वेश्चन फंसाना है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और कुछ नहीं, बस इतना ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टाइम पास नहीं करना है, ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है, ज़्यादा काम। तो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो डेट से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, डेट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। हाँ, आपने सही बोला, 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं 1 जनवरी को। जब वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं तो आप बता दीजिए लुई ब्रेल दिवस कब मनाते हैं। लुई ब्रेल दिवस कब मनाते हैं। और बता दीजिए प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। प्रवासी दिवस। अब बता दीजिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। और बता दीजिए विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं। और एक क्वेश्चन बता दीजिए पर विश्व नहीं, युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। पतंग दिवस कब मनाते हैं। पतंग दिवस कब मनाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, थल सेना दिवस, ये कब मनाते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, दिवस ले मैंने आपको इतना क्वेश्चन पूछा, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सब याद भी होंगे। तो लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। किस मनाया जाता है, 4 जनवरी। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाते हैं, 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और ये भी विश्व हास्य दिवस भी 10 जनवरी को ही। और ये युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी। किसके जन्मदिन पर, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। आप लोग यहाँ कोष्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये बन सकता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं युवा दिवस। पतंग दिवस कब मनाते हैं, तो 14 जनवरी, मकर संक्रांति के दिन। याद पड़ा, हाँ, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को पतंग दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, यानी कि आर्मी डे, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आर्मी डे। तो आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। तो इस सब दिवस के क्वेश्चन भी अब आते रहेंगे आपको लाइन से। जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो दिसंबर तक ले आपको पढ़ना है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो नोट्स बनाएंगे उस नोट को आपको अच्छे से खाली ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो देखिए भाई लोग, कितने दोस्त मेरे ऐसे हैं जो हमारा इंतजार करते हैं, कमेंट में पूछते हैं सर नेक्स्ट क्लास कब आएगी। आप लोगों भी ऐसा ही बनिए और पिछले क्लास का जो 3 सेट हो चुका है उसको याद रखिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन कम नहीं है एक क्लास ले, आपको उतना सारा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक एक टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो एक वर्ष में टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आपको मालूम होगा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन भाई, ग्रैंड स्लैम यानी 4 तरह के खेल किए जाते हैं। देखिए कौन कौन, इसका ट्रिक है AFBU, अफबू। ए फॉर होता है, ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, और बी से होता है विम्बल्डन, ठीक है। और यू से हो गया यूएस ओपन,
इसमें सबसे पुराना है ये, सबसे पुराना, इन सबसे पुराना कौन है? विंबलडन। और जो नया है, सबसे जो बाद में जुड़ा, ये है सबसे नया जो है फ्रेंच ओपन है, सबसे नया है। तो इस सबको आपको क्रम में लाने के लिए पूछ सकता है कि निम्नलिखित में क्रम से सजाइए कि कौन सबसे, देखिए साल के शुरुआत में ये होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद लास्ट में, सबसे साल के लास्ट में ये होता है, यूएस ओपन को खेला जाता है। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन का इतना ही आंसर आपको याद रखना है। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको नोट्स एकदम अच्छा बनाना है, साफ सुथरा, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें। और जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, सबसे वैसे ही लिखना है आपको नोट्स बना करके, ठीक है, वैसा अच्छा लगेगा कॉपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्यौहार यानी फेस्टिवल वाला क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो जो मनाया जाता है, फ्लेमिंगो, ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो आप बता दीजिए और कौन कौन से त्यौहार जो होते हैं आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो आपको लिख लेना है दुर्गम्मा, दुर्गम्मा, कल्याण उत्सव, कल्याण योत्सव, कल्याण योत्सव। ये त्यौहार भी बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। दुर्गम्मा, कल्याण योत्सव, यल्लम्मा जतारा, नाम अजीब है थोड़ा सा, आपको याद करना पड़ेगा। यल्लम्मा जतारा, ये तीनों जो फेस्टिवल है ये भी आंध्र प्रदेश में ही मनाए जाते हैं। अब आंध्र प्रदेश के जब आप लोग याद कर लिए, तो इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के भी याद कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से त्यौहार हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाया जाता है, ड्री उत्सव। सोलुंग, सोलुंग त्यौहार मनाया जाता है। और लोसर, लोसर जो मनाया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि लोसर त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, तो आपको इसको ब्रैकेट में इसी प्रकार लिख लेना है। ड्री उत्सव, सोलुंग त्यौहार और लोसर। और एक होता है सांगकेन, सांगकेन त्यौहार। मोपिन त्यौहार भी मनाया जाता है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है मोपिन त्यौहार भी है। तो आपको इसमें भी इसको ही ऐड कर लेना है, 4 को। ऐसी प्रकार से आपको हर एक सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि जो फेस्टिवल वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे ना छूटे, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पाली कैनन किस धर्म का ग्रंथ है? अब क्वेश्चन आ रहा है धर्म ग्रंथ से, तो क्वेश्चन है पाली कैनन किस धर्म का ग्रंथ है? पाली कैनन किस धर्म का ग्रंथ है, यानी कि जैन धर्म का ग्रंथ है कि बौद्ध धर्म का? तो आपको बता देना है, इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है पाली कैनन। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेंदा, जेंदा अवेस्ता, जेंदा अवेस्ता किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये जो है पारसी धर्म का ग्रंथ है, पारसी धर्म का ये ग्रंथ है, पारसी धर्म का ये ग्रंथ है जेंदा अवेस्ता। अब बता दीजिए ताओ धर्म कहाँ का है? ताओ धर्म, ताओ धर्म कहाँ के ताओ धर्म के लोग रहते हैं? तो चीन में। कहाँ? चीन में रहते हैं ताओ धर्म के लोग। अब आप एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, बता दीजिए कि जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें से पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध संगीति आपने मालूम है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी गौतम बुद्ध के समय। तो आप बता दीजिए कि चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी। नहीं आप बताएंगे तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम देखें बताते हैं आपको। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीति कब कब हुई थी? देखिए पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह में। दूसरी जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, इसमें वैशाली में हुई थी। कहाँ? वैशाली में हुई थी। ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरी हुई थी 251 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ये जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र यानी पटना, तो उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र था। चौथा जो था पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में। इसको आपको याद रख लेना है, पहली शताब्दी में चौथा। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कहाँ? कुंडलवन। तो आपको इस चारों को याद कर रहे हैं एक ट्रिक के माध्यम से।
RVPK, RVPK, R फॉर राजगिरी, V फॉर वैशाली, P फॉर पाटलिपुत्र, K फॉर कुंडलवन, RVPK चारों बौद्ध संगीतियाँ इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। तो 4 क्वेश्चन भी हो चुका है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आया होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, हमको मालूम है आपको क्लास करने में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भाइयों तक पहुँचाइए इस क्लास को, ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया? मौलिक, अब देखिए संविधान से क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ना, हमेशा क्वेश्चन एक लाते रहेंगे। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया? अब बताए थे उसी समय हम लोग कि जो भारत का संविधान बना था उसको सिर्फ भारत के लोगों द्वारा ही और भारत में देख करके नहीं बनाया गया था, कोई कोई देश का संविधान से जोड़ कर बनाया गया हमारा संविधान। तो ये मौलिक अधिकार भी जो जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, वो किस देश से लिया गया है? तो इसको आपको बता देना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका से ये जोड़ा गया है। तो और क्या क्या भाई अमेरिका से जोड़ा गया है? तो अमेरिका से जोड़ा गया है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से ही जोड़ा गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग का क्या मतलब होता है? महाभियोग का क्या मतलब होता है जान लीजिए। देखिए राष्ट्रपति का तो वैसे चुनाव आपने नहीं देखा है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। वहाँ से अपने जो उस पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए, तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसी को महाभियोग बोलते हैं। सभी बैठकों में सभी लोगों से पूछताछ किया जाएगा। अगर 100 में से अगर 90 लोग का मानना है कि ये राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। यही होता है महाभियोग का मतलब, आपको यही समझना है सिर्फ बस। तो राष्ट्रपति का पर महाभियोग हो गया। एक न्यायिक समीक्षा कहाँ से जोड़ा गया है? ये भी वहीं से, यानी अमेरिका से न्यायिक समीक्षा। और एक जोड़ा गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो न्याय करने वाले लोग होते हैं उनकी स्वतंत्रता। और एक होता है सुप्रीम कोर्ट की, एक जोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया भी इसी कहाँ से जोड़ा गया है? अमेरिका से ही जोड़ा गया है, हटाने की प्रक्रिया। इस प्रकार आपको नोट्स में इसी प्रकार से आपको लाइन से लिख लेना है। ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो जब अमेरिका से आपको याद हो गया तो रूस से क्या क्या लिया गया है? रूस से सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया? USSR, इसका रूस से क्या क्या लिया गया है? सोवियत संघ से। तो रूस से आपको बताना है प्रस्तावना में जो तीनों न्याय हैं, प्रस्तावना में जो हमने तीनों न्याय बताया था, जो बच्चे क्लास किए होंगे बता देंगे कि तीनों न्याय कौन कौन से थे। बताया है हमने प्रस्तावना में जो 3 न्याय जोड़ा गया है, कौन कौन भाई? तो सामाजिक बताए थे हमने, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? ये तीनों न्याय जो है आपको रूस के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा क्या जोड़ा गया है इसमें से? एक तो ये, और दूसरा जोड़ा गया है, दूसरा है मौलिक कर्तव्य को भी। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है टोटल 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 6 है, जो किससे? रूस के संविधान से हमारे देश में, हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार आपको इतना सारा लिख लेना है, और अगला बार जो क्वेश्चन बनेगा उसमें और हम लोग जोड़ लेंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा करके ही पढ़ लेना है, क्योंकि ये सारे बच्चों को याद ही नहीं होता है। तो हम ज़्यादा नहीं बताते हुए इतना ही इस पर छोड़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो क्वेश्चन ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? ऊंची पर्वत चोटी। तो आपको इसका नाम क्या मालूम है? जो भी मालूम होगा ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कलसूबाई शिखर। क्या नाम है? कलसूबाई शिखर जो है
ये है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1546 मीटर। इसकी ऊंचाई आपको याद रख लेना है। अब जी ये तो हो गया महाराष्ट्र की। अब आप बता दीजिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो कितने बच्चे तो इसका आंसर माउंट एवरेस्ट ही मन में सोच रहे होंगे, जो कि सरासर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसका शॉर्ट नेम क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा शॉर्ट नेम। गॉडविन ऑस्टिन, इसका ही शॉर्ट नेम K2 होता है। K2 पर्वत भी इसको ही बोला जाता है। इसी ही गॉडविन ऑस्टिन को क्या बोलते हैं, पर्वतों का राजा कहते हैं। इसी को पर्वतों का राजा कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई आपको ऐसे करके लिख लेना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो K2 पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रहना चाहिए 8611 मीटर। अब जो ये हो गया भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए सबसे जो ऊंची चोटी है उससे क्वेश्चन कम बनते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत की। तो जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दूसरी, वो है कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। जो कहाँ है कंचनजंगा, तो सिक्किम में है। ये तो सारे बच्चों को मालूम ही होगा कि कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई आपको मालूम होना चाहिए 8586 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 8586 मीटर। अब जब दूसरी मालूम है तो तीसरी भी मालूम कर लीजिए। तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे है नंदा देवी। कौन है, नंदा देवी। इस जो है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये है उत्तराखंड में, और इसकी ऊंचाई जो है 7516 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है तीसरी। अब जब भारत के बारे में आप लोग इतना जान चुके हैं तो बता दीजिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो आप लोग जो पहली बार में जो बोला था भारत का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, वो भारत का नहीं, कहाँ का है, विश्व का सबसे ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई आप लोग को मालूम कर लेना है। अब तो ऊंचाई मालूम करने के लिए आप उसे नापने नहीं जाएंगे, हम ही बताएंगे, चाहे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर। जो कोई बोलता है कि ये हमेशा बढ़ते रहता है, तो शायद ये 8850 मीटर भी आपके ऑप्शन में दिखे। ठीक है, इसी के आसपास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को छठे नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने इतना अपने से ऐड किया और इतना चीज़ जाने। इससे 5 ही क्वेश्चन बना, आप इसमें देख रहे होंगे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें बना। तो हर क्वेश्चन में 5 ही नहीं बनेंगे, ठीक है, उससे अधिक भी बन सकते हैं। ठीक है, तो 6ठा क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। और आपको भी जल्दी अब लिखने की आदत डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहली क्लास से स्टार्ट किए थे तो धीरे धीरे चल रहे थे। अब आपको ऐसे ही लय में लाना है हमको। ठीक है, तो चलते हैं। छठा हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। ये तो इजी क्वेश्चन है। 7वां जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर क्या है, कुंचिकल। कहाँ है, कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, आपको ऊंचाई यहाँ मालूम कर लेना चाहिए। ऊंचाई जो है 455 मीटर, 455 मीटर। ये तो मीटर में हो गया। अगर फीट में पूछे, फीट में, तो 1493 फीट। फीट में अगर पूछे तो ये हो गया फीट में, 1493 फीट जो है। अब ये कहाँ है कुंचिकल भाई, तो कुंचिकल जो है वाराही नदी पर, किस नदी पर है, वाराही नदी पर है। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ये कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है। इतना आपको इससे याद रखना है। अब बताते जी आप लोग इसी पर, काईनरेम जलप्रपात कहाँ है, काईनरेम जलप्रपात कहाँ है, वेनिया, डेंथलेन
जितने ही लिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है, आपको याद रखना है कि कहाँ है ये सिर्फ बस। नेंथलेन, एलिफेंट, एलिफेंट, और एक याद रखिएगा स्वीट वाटरफॉल, स्वीट वाटरफॉल, ये सब कहाँ है, ये सब जलप्रपात। तो इस सब जो है एक ही राज्य में है, कहाँ है, मेघालय में है, कहाँ, मेघालय में। तो इसी प्रकार आपको लिख लेना है, ये सभी जलप्रपात जो है मेघालय में ही स्थित है। इस तरह सारे याद रहना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, जोग या गरसोप्पा, गरसोप्पा या इसी का नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कहाँ है, ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ, कर्नाटक में है। किस नदी पर, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर। तो क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक पर, किस नदी पर, शरावती नदी पर। आपको इतना सारा याद रहना चाहिए। तो जलप्रपात से आपको इतना क्वेश्चन हमने ऐड करवा दिया। 7वां क्वेश्चन भी हो चुका है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर देखते हैं। तो 8वां नंबर है, कंप्यूटर में URL का URL कर रहे हैं हम, URL का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ URL, URL कंप्यूटर में UR का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको मालूम है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो है URL का फुल फॉर्म है। तो आप बता दीजिए www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। इसी प्रकार www.www.c का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्टियम। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं, कंसोर्टियम। अब एक और बताइए, www, 4 W का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। यहाँ कॉमा जहाँ दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब लिख ले रहा है, आपको इतना तो समझ होगा ही आप में। तो 8 क्वेश्चन भी हो गया, इतना ही इसमें कंप्यूटर वाले में। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे वही चीज़ लिख लेना है आपको अपने से, या आप भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। WWWC का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए विटामिन से क्वेश्चन भी आते हैं, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, आपको तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल। तो बता दीजिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का जो है थायमिन है। क्या है, थायमिन का। तो विटामिन बी में देखिए, बी में ना बहुत सारे बी के पार्ट होते हैं, तो इसको बी या B1 भी कह सकते हैं। तो बता दीजिए आप लोग, B2 का क्या होता है, B3 का क्या है, B4 नहीं होता है, B5 का क्या है, B6 का क्या है, B7 का क्या है, और B8 नहीं, B9 का क्या है, और C का क्या है, और एक और बता दीजिए D का और E का भी आप लोग बता दीजिए, इन सारों का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का क्या है, नियासिन। क्या है, नियासिन। विटामिन B5 का क्या है, पेंटोथोनिक। साफ साफ दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा है तो बोल रहे तो सुनाई दे रहा होगा। विटामिन B6 का क्या है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन B7 का क्या है, इसका नाम है बायोटिन। क्या है इसका, बायोटिन। और इसी का एक अन्य नाम विटामिन H, इसी को ही बोलते हैं, विटामिन H भी इसको ही बोलते हैं। आपको याद रखना है, चाहे कोष्ठ में से ही लिख लेना, इसी का अन्य नाम बायोटिन का, चाहे विटामिन B7 का अन्य नाम विटामिन H है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक अम्ल। क्या है इसका रासायनिक नाम, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल। विटामिन C का तो मालूम होगा, एस्कॉर्बिक
अम्ल, विटामिन बी वाला विटामिन सी का, स्कॉर्बिक अम्ल चाहे स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का जो है टोकोफेरोल, विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरोल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। अब विटामिन डी का क्या है, इसका है कैल्सीफेरोल, तो आप देख चुके इतना रासायनिक नाम आपको एक ही वीडियो से हमने बता दिया। सभी जो विटामिन होते हैं उनका सबका रासायनिक नाम आपके स्क्रीन पर सामने है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। और याद कीजिएगा, आपको 5 या 6 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और जितना मैं करा हूँ याद कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा जीके में। मैं बोल रहा हूँ कि इतना सारा हमको भी याद है, ठीक है, यानी कि जीके हम भी किसी से कम नहीं है। तो चल रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाफ गर्लफ्रेंड बुक किसकी रचना है। हाफ गर्लफ्रेंड जो है 10 नंबर है, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी बुक है, हाफ गर्लफ्रेंड। अब आपको हम फिल्म नहीं पूछ रहा है कि मूवी किसकी है हाफ गर्लफ्रेंड। आदित्य कपूर जो नाम है उस हीरो का, और वो जो हीरोइन है कौन है, उसमें गाना है ना, हाफ गर्लफ्रेंड को है अर्जुन कपूर का है, उसमें गाना है ना, किस गाना भी है, बहुत अच्छा गाना है, इमोशनल गाना है। कौन गाना है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, है ना, सॉरी, उसी गाना में जो मूवी है हाफ गर्लफ्रेंड, वो मूवी है, मूवी नहीं, आपको बुक बताना है। तो बुक है चेतन भगत, किसकी, चेतन भगत इस बुक को लिखे है, शायद इसी बुक से ये फिल्म बनाया होगा, चेतन भगत की। अब चेतन भगत की और कौन कौन सी बुक है, तो 400 डेज भी इन्हीं की बुक है, 400 डेज। 5 पॉइंट भी इन्हीं की बुक है, रिवोल्यूशन भी इन्हीं की बुक है, और एक है वन इंडियन गर्ल, ये चारों बुक इन्हीं की है। इसमें हमने 5 बुक पढ़ लिया। तो आपने देखा 10 क्वेश्चन हमने आसानी से और बहुत कम समय में आपको इतना चीज़ में बताने में कामयाब हो रहा हूँ, आप ही की मदद से, ठीक है, ये सब आपकी कृपा है। तो ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ही ऐसे ही ताज़ा तरीन प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।